तो दोस्तों ये सेशन क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का है जो 1 घंटे चलने वाला है। हम लोग बैंकिंग और एसएससी के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने वाले हैं। 6:45 to 7:45 इवनिंग का ये टाइम है जब हम ये काम करते हैं। और हम लोग आज मेंस का क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। और इसलिए पीटी का क्वेश्चन हम देखते ही हैं, लेकिन आपके चैट विंडो में एक एसएससी सीजीएल टियर 2 भेजा हुआ है और एक बैंकिंग का क्वेश्चन भेजा गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ इन्फॉर्म कर दूं कि मैं ये क्लासेस अमित चौधरी मेरा नाम है, अंग्रेजी वाला इस के थ्रू मैं क्लासेस ले रहा हूँ जूम पे लाइव, जो कि आपको अलग अलग चैनल्स पे भी हो सकता है देखने को मिले। और मैं यहाँ पर बैंकिंग एसएससी का सेट प्रैक्टिस फाउंडेशन क्लास स्पोकन इंग्लिश के अलावा अभी हम लोग बीपीएससी सुपर टीईटी या फिर जो सीटीईटी है, सीटेट है और जो एलडीसी है उसके लिए भी हम लोग बैच स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे 9771419108। और फाउंडेशन भी हम लोग सुबह ऑफलाइन 9 बजे से 9 से 10 फाउंडेशन स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर ओपन करने वाला हूँ। 1 घंटा तक इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और उसके बाद तो स्पोकन इंग्लिश का 1 घंटे की क्लास करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो रहा है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग शुरुआत करें आईपीएस मेन से, फिर सीजीएल टियर 2 का भी क्वेश्चन देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ऐसे बहुत सारे सवाल बनाने वाले। तो आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसके कुछ क्वेश्चन हम अभी स्किप कर देते हैं शुरुआत के 1-2 पैराग्राफ, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 पैराग्राफ तो पहले देख चुके हैं। और जिन लोगों को वो वीडियो नहीं मिला है इसके पार्ट का, तो वो मुझसे मांग ले और आपको ये वीडियो का रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा। तो हम लोग किस पेज से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। ये पैराग्राफ जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस पेज से, शुरुआत हो रही है हमारी क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 14 to 16 से हम शुरू कर रहे हैं। ये जो पैराग्राफ है नीचे जो दिया गया है पैराग्राफ 14 to 16, इस पे आप लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करें। हम लोग डायरेक्शंस 14 से 16 को पढ़ने वाले हैं। आप मेरे साथ पढ़े, ध्यान से पहले ट्रांसलेशन सुने और उसके बाद एक एक करके मैं आपको सवालों के जवाब। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अगर हम सफिशिएंटली फोकस नहीं करेंगे तो एग्जाम क्रैक करना। तो देखिए, द गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू दैट इंडिगो एंड स्पाइसजेट शुड विथड्रॉ देयर वेब चेक-इन फी अकॉर्डिंग टू अ टॉप सोर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। गवर्नमेंट इस व्यू के हैं कि इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों को विथड्रॉ कर लेना चाहिए अपना वेब चेक-इन फी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के टॉप सोर्स के अनुसार। तो अब सवाल उठता है कि वेब चेक-इन फी क्या है। तो जब आप पकड़ने जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे पहुंच के चेक इन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहें तो घर बैठे रास्ते में ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी चेक इन कर सकते हैं। तो आपको वहां पर एयरपोर्ट पे टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन चेक इन करते हैं तो उसका एक फी होता है। Indigo and SpiceJet recently revised their check-in policies to include a levy for air travelers opting for web. Indigo और SpiceJet ने recently revise किया है अपना वेब चेक-इन पॉलिसीज और इंक्लूड किया है कि एयर ट्रैवलर्स पे वो लोग एक टैक्स लगाने वाले हैं। ऑप्टिंग प्रेफर्ड सीट्स, सॉरी, इंडिगो एंड स्पाइसजेट recently revised their web check-in policies. उन्होंने वेब चेक-इन पॉलिसीज को रिवाइज किया है to include a levy for air travelers opting for web check-in for any seat in an aircraft. इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों बोल रहे हैं कि अब उनके वेब चेक-इन पॉलिसीज में रिवाइज किया गया, उसके हिसाब से जो भी एयर ट्रैवलर्स होंगे उनको सीट को बुक कराने के लिए जो सीट चेक इन कराएंगे उसका चार्ज लगे। Earlier passenger would have to pay extra only for certain preferred. होता था कि अगर आपको कुछ प्रेफर्ड सीट चाहिए, ऐसा स्पेसिफिक सीट चाहिए, मिडिल का सीट चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए,
तो आपको फी देना पड़ता था। लेकिन अब वो लोग कर रहे हैं कि कोई भी सीट बुक करोगे, अगर तुम मतलब ट्रैवल कर रहे हो और वेब से अगर चेकिंग करोगे तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। We have told the two airlines to remove the new fee. That's what said the Hindu. हिंदू न्यूज़पेपर के हिसाब से मिनिस्ट्री ने बोला है दोनों एयरलाइंस को कि न्यू फी को हटा दिया जाए। The ministry had already met the airlines officials and would be holding another meeting with them. और मिनिस्ट्री उनके साथ मिलकर दूसरा मीटिंग करने वाला है। लास्ट पैराग्राफ बोलता है asked how the government could intervene since airlines were allowed to unbundle fares and charge separately for preferential seating, meal on board, check-in baggage and use of airline lounge. A senior official said airlines should incentivize web checking. तो जब ये पूछा गया कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन कर सकती है, मतलब कि बीच बचाव या इंटरवीन करने का मतलब दखल अंदाजी कर सकती है, कैसे कर सकती है? क्योंकि एयरलाइंस को ये वो लोग अलाउ कर चुके हैं, सरकार ऑलरेडी एयरलाइंस को अलाउ कर चुकी है कि फेयर्स को अनबंडल कर सकती है। मतलब वो चाहे तो बेसिक एक एयर मतलब फ्लाइट पे चढ़ने का फी लेगी और उसके बाद बाकी सबके जो आप वहां पे खरीदेंगे उसको आपको पैसा देना होगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या क्या पैसा देना पड़ेगा? तो चार्जेस सेपरेटली फॉर प्रेफरेंशियल सीटिंग, अगर आपको अपना सीट बदलवाना है तो पैसा दीजिए। मील ऑन बोर्ड, खाना खाना है तो पैसा दीजिए। चेक इन लगेज अगर आप ले जा रहे हैं ज्यादा हो गया तो पैसा दीजिए। यूज ऑफ एयरलाइन लॉन्चेज, अगर एयरलाइन के वेटिंग रूम में बैठ के आप फ्लाइट का वेट कर रहे हैं तो पैसा दीजिए। A senior officer said airlines should incentivize web checking. तो एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि एयरलाइंस को वेब चेकिंग को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इंसेंटिवाइज करना चाहिए मतलब एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश करनी चाहिए। अब आइए हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब आप लोग पैसेज तो देख चुके हैं, तो अब क्वेश्चन में मेरी मदद कीजिए। पहला क्वेश्चन बोलता है Which of, एक बार आप पढ़ें क्वेश्चन, आंसर सोचने की कोशिश करें अपने मर्जी से, क्योंकि ट्रांसलेशन आप कर चुके हैं। देखिए अगर आप लोग आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन अब मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूं। बोलता है which of the following as mentioned in the passage could create hurdles for the government in its desire to intervene and convince Indigo and SpiceJet to withdraw web checking fee? इनमें से क्या पैसेज में ऐसा मेंशन है जो कि हर्डल्स यानी रुकावट क्रिएट कर सकता है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट बीच बचाव करना चाहे और इंडिगो और स्पाइस जेट को कन्विंस करना चाहे कि वेब चिकन फी को विड्रॉ कर लो। बोले कि भैया तुम वेब चिकन पे जो पैसा ले रहे हो उसको मत लो। अगर ये सरकार करना चाहे तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य जो हर्डल क्रिएट करेगा, जो रुकावट क्रिएट करेगा? तो ए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू गिव डायरेक्शन टू एयरलाइंस। सिविल एविएशन और गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एयरलाइंस को डायरेक्शन दे। ये गलत है आंसर। हम सब जानते हैं और पैसेज में भी दिया है कि गवर्नमेंट को तो अधिकार है ही। बी क्या बोलता है? एयरलाइंस कैन अनबंडल एयर फेयर एंड चार्जेस फॉर सर्विसेज। यही सही आंसर है। ये पैसेज में दिया हुआ है, गौर कीजिएगा। अनबंडल वाली बात लास्ट में दी गई है कि एयरलाइंस चाहे तो अनबंडल कर सकता है। यहाँ पर अनबंडल वाली बात आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे। इस जगह पर आपको अनबंडल वाली बात मिल रही है, ये दिया हुआ है। यही बी सही जवाब है कि सरकार पहले ही, क्या मतलब हुआ इसको गौर कीजिएगा, सरकार पहले ही बोल दी है फ्लाइट वालों को, प्लेन वालों को कि भैया तुम खाली सीट का पैसा लो, अब बाकी खाना पीना कुछ करे कस्टमर अलग से पैसा ले। तो जब सरकार ये बोल ही चुकी है कि तुम अलग से पैसा ले सकते हो, तो एयर फ्लाइट वाले लोग फ्री है। वो लोग बोलेगा कि भाई तुम चेक इन करोगे उसका भी पैसा लेंगे, तुमको आके लाइन पे खड़ा होना पड़ता था, तुमको लाइन पे खड़ा होने से बचा लिए, नेट पे चेक इन कर ले रहे हो तो उसमें तो मेरा पैसा लग रहा है ना, हम ऐप बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो तुम भाई हमको पैसा दो। तो ये यही एक लॉजिक है कि वो एयरलाइंस वाले को सरकार नहीं जो मतलब फोर्सफुली बोल सकती है कि तुम हटाओ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि जरूर आपने ही तो परमिशन दिया है, आपने ही तो बोला है कि तुम पैसा ले सकते हो। अब देखिए 15 नंबर, तो 14 का आंसर बी हो गया सर। और जो लोग थोड़े लेट से आए हैं मैं एक बार शुक्रिया कर दूं, सभी साधना, शबनम, रवि, दीपक, विपिन, अर्चना, और मैं बोलूंगा आप लोग
थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप और दोस्तों पे भी शेयर कर दें, क्योंकि अभी हम लोग को क्वेश्चन एनालिसिस बैच में और स्टूडेंट्स को ऐड करना है। तो अगर आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो हम लोग ये क्लास लंबा चला पाएंगे। तो थोड़ा सा शेयर कर दे, दोस्तों के बीच में पहुंचाए। जो भी जूम डाउनलोड करेगा बस लिंक को क्लिक करके ये देख सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे जाने से पहले मैं जो लोग अभी आए उनको बता दूं कि हम लोग जो ये पैसेज पढ़ रहे हैं, जो पैसेज आप देख रहे हैं 14 से 16, इस पैसेज में बोला जा रहा है कि एयरलाइंस वाले लोग बहुत ज्यादा वेब चेकिंग करने पे भी, मैंने आप अगर घर पे बैठे बैठे अपना सीट बुक करेंगे तो उस पर पैसा लगा रहा है, उस पर आपको पैसा चार्ज कर रहा है। तो सरकार बोलेगी पैसा चार्ज मत करो, लेकिन एयरप्लेन वाले, एरोप्लेन वाले, सारे फ्लाइट वाले, इंडिगो, ये सब बोल रहे हैं कि आपने ही तो, सरकार ने ही तो बोला है कि हम एक्स्ट्रा जितना पैसा चाहे चार्ज कर सकते। तो आइए अब हम 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने वाले। Which of the following statements, if true, would encourage the government to convince Indigo and SpiceJet to withdraw their web checking fee? देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है मेंस के स्टैंडर्ड के, सीटी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको पैसेज को पढ़ के समझ के सिर्फ उसमें से खोज के जवाब नहीं देना है, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होगा। 15 नंबर बोल रहा है कि इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो ये इनकरेज करेगा गवर्नमेंट को कि वो इंडिगो और स्पाइसजेट को कन्विंस कर ले कि भैया अपना वेब चेकिंग फी हटा दो। क्या इसमें से ट्रू होगा? कौन सी बात इसमें से ट्रू होगी तो गवर्नमेंट को इनकरेज करेगी? पहला, कीपिंग वेब चेकिंग फी विथ would encourage passengers to opt for it, would allow the passengers to come to airport not too early, and in effect would help in controlling the number of passengers in an airport and would help the security personnel in the security management of an airport. अगर वेब चेकिंग को फ्री कर दिया जाए तो उससे क्या होगा? पैसेंजर्स इंटरनेट पे चेकिंग करना चाहेंगे, और इंटरनेट पे चेकिंग करना चाहेंगे तो पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिकली जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग चाहें तो जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फिजिकल आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप इससे क्या होगा कि आपको जाने का मतलब जो आप जल्दी जा रहे हैं वो जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसका कारण, इसके कारण ये होगा कि जो पैसेंजर्स हैं उनका नंबर कंट्रोल हो जाएगा, और इसके कारण ये होगा कि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं, उनको लोगों को कंट्रोल करने में आसानी होगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। आप जैसे आप में से बहुत लोग आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आपको जो लोग दूर हैं, जो लोग नहीं आ सकते तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आपको भीड़ में जाना नहीं पड़ रहा है। तो ये तो मन तो बिल्कुल सही है, वेब चेकिंग को प्रमोट करने के लिए ये बात तो एक फैक्ट है कि अगर वेब चेकिंग प्रमोट होगा तो लोगों का आना कम होगा। सेकेंड, levying fee to web check-in would either make air travel costly or increase discomfort to the airline passengers. This might discourage people to opt for air travel and would be against the aspiration of the government to increase the overall number of air travel passengers. Second point क्या बोल रहा है, ये भी सही है। अगर आप फी लगा दीजिएगा वेब चेकिंग पे, घर पे बैठे बैठे चेकिंग करने पे फी लग जाएगा, तो इससे एयर ट्रेवल कॉस्टली हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि चलो भाई अब हम चेक इन नहीं करेंगे, जाके करते हैं, नहीं जाना तो ये, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा पैसेंजर्स का, जिसके कारण लोग थोड़ा थोड़ा डिस्करेज हो जाएंगे कि भाई चलो अब हम ट्रेवल करेंगे ही नहीं, इससे अच्छा ट्रेन से चले जाएं, वहां उतना लाइन में खड़ा रहेंगे। और इसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट का जो एस्पिरेशन, इच्छा है कि वो ओवरऑल नंबर ऑफ एयर ट्रेवलर्स को इंक्रीज करना चाहती है, वो पूरी इच्छा धरी की धरी रह जाए। तो सेकंड भी बिल्कुल सही जवाब है सर। और ये भी अगर ट्रू होगा तो इससे सरकार को, ये भी बात अगर सही है तो इसके कारण सरकार बोल सकती है स्पाइसजेट को कि भैया तुम पैसा मत लो, पैसा लोगे तो लोग कम आएंगे। और थर्ड, levying fee to web check-in would discourage the passengers to opt for it and might decrease the usage of internet to avail important services in contradiction to the objective of Digital India initiative. अगर आप वेब चेक इन पे फी लगा देंगे तो पैसेंजर्स लोग उसको नहीं ऑप्ट करेंगे, माने वेब चेक इन नहीं करेंगे, और जिसके कारण इंटरनेट का यूसेज भी कम हो सकता है, और वो लोग इंटरनेट से अब कुछ भी यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अब देखो, अगर हम वेब चेक इन नहीं कर सकते हैं तो फिर हम टिकट बुक भी में भी हम इंटरनेट से नहीं करेंगे, हम जाके ही करेंगे, या कैंसिलेशन भी हम जाके करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेट का यूज घट जाए। और ये जो डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव है इसके अगेंस्ट है। डिजिटल इंडिया में चाहिए
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर कुछ डिजिटल हो जाए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसलिए 1 2 3 तीनों सही स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट अगर सही हो जाएगा तो तीनों स्टेटमेंट का लॉजिक बताकर सरकार इंकरेज कर सकती है स्पाइसजेट को कि तुम वेब चेकिंग का फी हटाओ। A1 में बोल रहा है कि अगर वेब चेकिंग को तुम लगाओगे तो उसके कारण फ्री रहेगा तो पैसेंजर भिड़ने लगाएंगे। दूसरा बोल रहा है कि अगर वेब चेकिंग में तुम फी लगाओगे तो लोग कम आएंगे और उसके कारण एयर ट्रैवल के पैसेंजर कम हो जाएंगे। और तीसरा, अगर फी लगाओगे तो लोग ही नहीं करेंगे कभी एयरपोर्ट जाने से पहले या एयर फ्लाइट बुक करने के लिए। तो ये तीनों चीजें सॉलिड लॉजिक है, तीनों सही है। इसलिए जवाब होगा ऑल ऑफ 1 2 एंड 3। आंसर ई होगा यहाँ पे। तो देखो भाई, इतना सोचकर जवाब देना है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। अब ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतने समझदार लड़कों को बताना पड़ेगा। तो 16 का फटाफट बता दें सारे शब्दों के मतलब और क्या आंसर होगा। Which of the following word has a meaning which is an opposite in meaning to the word withdraw? Withdraw का उल्टा क्या होगा? तो withdraw मतलब क्या होता है? हटाना, खींच लेना। इसे पैसेज में जाके देख लेना, लेकिन विड्रॉ का मतलब किसी को हटा देना। तो ए है एबॉलिश। एबॉलिश मतलब होता है चीजों को पूरी तरीके से खत्म कर देना। ये तो सिमिलर है, ऑपोजिट नहीं है। सेपरेट मतलब भी होता है अलग कर देना। बाय द वे, सेपरेट का स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। सेपरेट इज द मोस्ट मिसस्पेल्ड वर्ड इन इंग्लिश। सेपरेट का स्पेलिंग सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश में गलत लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। SEPARAT होता है, सेपारेट, PAR पार, सेपारेट। सी में रिमूव, रिमूव भी बिल्कुल विड्रॉ जैसा ही है। RESCIND, रेसेंट मतलब भी होता है किसी से दूर जाना, ये भी वैसा ही है। तो आंसर क्या होगा? ई, अप्रूव, क्योंकि अप्रूव का मतलब होता है विड्रॉ का उल्टा। विड्रॉ मतलब हटा लेना, अप्रूव मतलब स्वीकृति करना। तो थैंक यू। हम मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं, बस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट पैसेज जो मैं पढ़ने वाला हूँ डायरेक्शन 17 से 19, इस बीच में आप कुछ लोगों को इनवाइट कर लेंगे, एक दो लोगों को आप बुला लें अपने दोस्तों को, ताकि वो देख पाए और हमारे सेशन में जुड़ पाए। तो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक बार पढ़िए 17 वाला जो पैराग्राफ है उसको खुद से पढ़िए। 2 मिनट का समय लीजिए। मैंने आपको भेजा तो पहले था, लेकिन आप लोगों ने घर पे किया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग पढ़े और मैं तुरंत उस पर तो समझने की कोशिश करें कि उसमें क्या बोला है। राइट, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ क्या बोलता है? पैराग्राफ बोलता है नोटिंग दैट, पैराग्राफ शुरू हो रहा है डायरेक्शन 17 से 19। Noting that the 1984 anti-Sikh riots were a dark chapter in the history of independent India। 1984 में जो एंटी सिख राइट्स चल रहे थे वो एक डार्क चैप्टर थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में। 1984 में जो सिखों को मारा गया था। The Delhi High Court on Wednesday upheld the conviction of 70 persons on the charge of rioting, burning houses and violating curfew in the Trilokpuri area in the national capital। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वेडनेसडे पर अपहेल्ड किया, कन्विक्शन मतलब बरकरार रखा, कन्विक्शन मतलब जिनपे सजा, जिनपे मुकदमा चल रहा था, 70 लोग जिनके चार्ज थे क्या, उन्होंने राइट किया था, बर्निंग घर जलाए थे, कर्फ्यू को वायलेट किया था त्रिलोकपुरी एरिया में, नेशनल कैपिटल। सेकेंड पैराग्राफ बोलता है द राइट्स टुक प्लेस आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर, तो इंदिरा गांधी का जो पॉलिटिकल मर्डर किया गया था उसी के बाद से राइट्स टुक प्लेस हुआ। जस्टिस RK गौबा डिसमिस द अपील्स ऑफ द कन्विक्ट्स अगेंस्ट द August 27, 1996 जजमेंट ऑफ अ सेशन कोर्ट हियर, सेंडिंग 89% टू जेल फॉर 5 years। तो जस्टिस RK गौबा ने डिसमिस कर दिया अपील जो कन्विक्ट्स ने किया था। तो किसके खिलाफ किया था? तो अगस्त 27, 1996 को जजमेंट आया था सेशन कोर्ट का,
जिसमें कि पूरे 89 लोगों को 5 सालों के लिए जेल भेजा गया था। और इस फैसले के खिलाफ जो कन्विक्ट्स थे, जो अभियोगी थे, उन्होंने जब क्लेम किया तो उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। द जज से 34 years have passed। जज ने कहा 34 साल गुजर चुके हैं, yet the victims await justice and closure। अभी भी जो लोग विक्टिम है, विक्टिम कौन हुए? जिनपे अत्याचार हुआ, जो बेचारे कुचले दबे लोग थे। तो 34 साल गुजर चुका है और जो विक्टिम है, जिन लोगों को मारा गया, वो अभी भी जस्टिस और क्लोजर का इंतजार कर रहे हैं। Of the 89, 16 died during the pendency of the trial before the High Court। और 89 में से 16 लोग तो मर गए जब तक कि ट्रायल पेंडिंग था। ट्रायल अभी चल ही रहा था और इतने लोग मर गए। हाई कोर्ट के आगे ट्रायल चल रहा था, 89 में से 16 लोग मर गए जिनको सजा हो सकती थी। Which dragged on for 22 years। 22 साल तक ये मुकदमा चला है। The court dismissed the appeal of 3 more convicts who absconded during the trial। अब कोर्ट ने डिस्मिस कर दिया अपील 3 और कन्विक्ट्स का जो एब्सकॉन्ड हो गए थे, भाग गए थे ट्रायल के दौरान। अब लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। तब मैं क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन 17 से 19 हम लोग देख रहे हैं, गौर कीजिएगा। लोग इस सेशन में है, यहाँ पे है। लास्ट बोलता है, द मैटर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस एट हैंड वुड अनडाउटली गो डाउन इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री एज एन एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल लॉ प्रोसेस दैट मे नेवर बी इम्यूलेटेड, द हाई कोर्ट से। तो ये जिस तरीके से ये प्रोसिक्यूशन किया गया, जिस तरीके से मुकदमा चला, ये अनडाउटेडली जुडिशियल हिस्ट्री में एक ऐसा एग्जाम्पल रहेगा कि इस तरह से क्रिमिनल लॉ को कभी भी नहीं इम्यूलेट किया जाना चाहिए। यानी इस तरह से कभी भी क्रिमिनल केसेस को नहीं हैंडल किया जाना चाहिए, जो यहाँ पर दिख रहा है जिस तरीके से किया गया। तो पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चंस को देखिए 2 मिनट। मैं पैराग्राफ के बारे में आपको एक बात बता दूं क्लियरली, ये पैराग्राफ ये जो पैराग्राफ है ये बात कर रहा है सिख दंगों की। और सिख दंगों के बारे में जो बोला गया है, कोर्ट का जो बयान है कि सिख दंगे एक्चुअली बहुत ही एक काला चैप्टर थे पूरे इतिहास का। पूरे इतिहास में इस तरह का चीज हुआ नहीं है और 22 साल लग गया मुकदमा को चलने में। तो ये सारी बातों को बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक्चुअली हम लोगों को चाहिए कि इससे कोई सीख ना ले, मतलब हम लोग कभी भी इस तरह की चीज दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। इस तरह जिस तरह से मुकदमा का फैसला हुआ जो इतना लंबा चला, वो ना चले। और जिन लोगों ने इस मुकदमे में केस किया था कि भाई हमको छोड़ दो, हम लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनके केस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और कोर्ट ने बोला है, और जो लोग 3 लोग भाग गए थे, एब्सकॉन्ड हो गए थे, उनके भी जो उनका भी अगर जो अपील था कि हमें सजा ना मिले, उस अपील को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चंस में हम लोग पहला क्वेश्चन बोलता है, Why did the Delhi High Court use the phrase dark chapter in the history of independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया के डार्क चैप्टर के रूप में इसको क्यों कोर्ट ने बोला है? तो ऑब्वियसली जब भी डार्क चैप्टर का यूज होता है तो एक तरह के सेमफुल चीज के बारे में बात होती है, एक ऐसी चीज जिसमें हम लोग शर्मिंदा। तो ये बोलता है, the 1984 anti-Sikh riots were not religiously motivated riots। तो कहीं ने दिया है कि रिलीजियस मोटिवेटेड नहीं था। कहने का मतलब है कि रिलीजन के कारण नहीं हुआ था, मतलब ये दंगा फसाद जो हुआ था वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हुआ था। तो भैया तो नाम ही तो है एंटी सिख राइट, सिख के खिलाफ हुआ था, एक धर्म के खिलाफ हुआ था। तो लाइन गलत। टी The 1984 anti-Sikh riots led to the defense of innocent people belonging to several communities। डिफेंस कहाँ हुआ? इनोसेंट लोगों को मारा गया, डिफेंस कहाँ हुआ? सी The 1984 anti-Sikh riots were shameful events in the history of independent India। बिल्कुल सही, शेमफुल इवेंट है। एक खास जाति धर्म के लोगों को पकड़कर जब भी मारा जाएगा, जहां भी मारा जाएगा, वो शेमफुल इवेंट ही कहलाए, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं। तो 17 का आंसर सी है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
What is the opinion of the Delhi High Court about the manner of prosecution of the 1984 anti-Sikh riots? दिल्ली हाई कोर्ट के ओपिनियन में जो 1984 में एंटी-सिख राइट्स हुए, what is the opinion of the Delhi High Court about the manner of prosecution of the जिस तरह से मुकदमा चला 1986 राइट का, उसके बारे में क्या कहना है? तो भाई 22 साल चला, क्या कहना होगा? यही कहना होगा कि इससे खराब तो मुकदमा चल ही नहीं सकता है। तो आंसर बिल्कुल इसका बी होगा। बोल रहा है द मैनर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द 1984 एंटी-सिख राइट्स हैज बीन वेरी पैथेटिक, बहुत खराब, एंड मस्ट नॉट बी रिपीटेड इन द इंडियन जुडिशियरी, और इसको रिपीट नहीं किया जाना चाहिए इंडियन जुडिशियरी में। यही बात है, हम लोगों को इम्यूलेट नहीं करना है। 22 साल में किसी मुकदमे का फैसला होगा तो फिर क्या फायदा? इसका आंसर बी हो गया। 19 को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 19 का आंसर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज अ मीनिंग व्हिच इज सिमिलर। सिमिलर आपको बोलना है, तो सिमिलर मतलब साइनो आपको बोलना है। एब्सकॉन्डेड का मतलब आप जान चुके हैं कि भाग जाना, तो क्या कराओगे? ए में है इम्यूलेटेड, इम्यूलेटेड मतलब तो होता है नकल करना। बी सरेंडर, सरेंडर मतलब आपको पता है समर्पण कर देना। सी में अपॉइंटेड, अपॉइंटेड माने किसी को नियुक्त करना। डी में स्केप, स्केप माने भाग जाना। यही तो सही जवाब है, यही हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं, डायरेक्शन 21 से 21। छोटा सा पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तुरंत मैं इस पे आ रहा हूँ, आप लोग एक बार देख ले। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। बोल रहा है जस्टिस कुरियन जोसेफ, one of the senior most judges of the Supreme Court, on Wednesday said the courts had been imposing the death penalty arbitrarily and freakishly. इससे याद आ गया कि अभी एक वीडियो मैंने शेयर किया, मेरे व्हाट्सएप पे भी लगा हुआ है, फेसबुक पे देखिएगा। कल हम लोगों परसों हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, द बेट, मौत की सजा और उम्र कैद के बारे में, उसके थ्रू कुछ वर्ड मीनिंग याद किए थे, तो प्लीज उसको भी देखिएगा। और अभी स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम लोग फिर कुछ नई चीजें करेंगे। जस्टिस कुरियन जोसेफ, कुरियन जोसेफ जो जस्टिस हैं, वकील हैं, मतलब जज हैं, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सबसे सीनियर जजेस में से एक हैं। On Wednesday said the courts had been imposing the death penalty arbitrarily and freakishly. कोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी को इम्पोज कर रहा है, इम्पोज माने लाद रहा है। आर्बिट्ररली, आर्बिट्ररली मतलब किसी को भी दे रहा है, रैंडम, एंड फ्रीकिशली मतलब बिल्कुल एक तरह से जुनूनी तरीके से सबको डेथ पेनल्टी दे रहा है, जिसको मन कर रहा है दे रहा है। जस्टिस कुरियन in his judgment while heading a 3-judge bench hearing the appeal of a man sentenced to death said the test of rarest of rare had been inconsistently applied by courts. बोला कि जस्टिस कुरियन ने जो जजमेंट दिया, जिसमें कि वो 3 जज जो थे, बेंच था, उसको हेड कर रहे थे, और हियर किया उन्होंने, एक अपील सुना, एक मैन जिसको कि डेथ की सजा मिली गई, उन्होंने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैड बीन इनकंसिस्टेंटली अप्लाइड बाय कोर्ट, कि इस तरह का जो सजा है, मौत की सजा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत कम मिलना चाहिए, कम से कम दिया जाना चाहिए, और इसको इनकंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा रहा है। मतलब इसको कोर्ट कहीं भी अप्लाई कर दे रहा है, मतलब जहां मन कर रहा है वहां मौत की सजा दे रहा है। The other 2 judges, Justice Deepak Gupta and Hemant Gupta, disagree that death penalty was freakishly imposed. लेकिन बाकी जो जज थे, दीपक गुप्ता और हेमंत गुप्ता, उन्होंने इस बात को नहीं माना। वो इस बात से असहमत थे कि डेथ पेनल्टी को, मौत की सजा को फ्रीकिशली इम्पोज किया गया, माने एकदम पगला के इम्पोज कर रहा है, ऐसा उन्होंने नहीं माना।
20 नंबर का आंसर आपको क्या लग रहा है भाई, बताइएगा। Which of the following judges believe that court have failed to uphold the principle of justice? तो कौन फेल हो गए? Obviously कुरियन, हमको पता है कुरियन जोसेफ ने ये बात बिलीव किया है कि कोर्ट बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि बाकी जो दीपक गुप्ता और हेमंत गुप्ता है वो लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन जस्टिस कुरियन मान रहे हैं कि मौत का सजा जो दिया जा रहा है इसका मतलब कि जस्टिस फेल हो गया, मौत का सजा इतना नहीं दिया जाना है। तो आंसर ई होगा, जस्टिस कुरियन जोसेफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर नीचे दिया हुआ है, सर गौर कीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पर नीचे है, इसको देखिएगा यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है which of the following words has a meaning which is opposite in meaning for the word disagree? disagreed का opposite कौन है? disagreed का मतलब आप सहमत नहीं है किसी बात से, इसका opposite वर्ड को आपको खोजना है। तो देखिए पहला वर्ड है बिकर्ड, ये तो एक झगड़ा करने के सेंस में होता है, या किसी से आप अलग मत रखते हैं वहां पर होता है। हैगल्ड मतलब ये वही तरीके का है। कंटेंडेंट मतलब ये विरोध करना है, और ई में जो फ्यूडेड है उसका मतलब ये विरोध करना है, यानी ए बी सी ई सब विरोध करने या असहमत होने के सेंस में आ रहा है। सिर्फ डी सही आंसर है, कॉन्कर्ड, क्योंकि कॉन्कर्ड CON, कॉन मतलब एक्चुअली एक साथ आना होता है, कॉन्फ्लुएंस मतलब एक साथ आना, तो CON एकजुटता को बताता है, कॉन्कर्ड मतलब होता है चीजों का एकजुट हो जाना। तो बिल्कुल रवि कुमार ने जवाब दिया है, शायद थोड़ा पहले दिया था। चलिए अब आइए दोस्तों मेरे साथ अगला सेक्शन, जो सॉरी इस पेज में ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और फिर हम लोगों को इस पे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आइए पहले पैसेज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, राइट। तो यहाँ पर जितने मेरे दोस्त जमा हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 पैसेज देख लिए, बड़ा सा पैसेज है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मैं आपके सामने एक SSC का क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, और मैं बैंकिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टे करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप लोग थोड़ा सा ग्रामर का भी अब देखें। जैसे अभी हम लोग इसमें पैसेज देख रहे हैं, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, तो एक SSC मेंस का क्वेश्चन ओपन करते हैं और उसमें से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने जो आपको SSC मेंस का क्वेश्चन भेजा है CGL मेंस का, उसमें आंसर भी दिया हुआ, तो इससे आपको मदद मिलेगी तो तुरंत चेक करने में। कम से कम ग्रामर के क्वेश्चन में चेक किए, तो हम लोग इसमें जाते हैं एकदम फटाफट ग्रामर सेक्शन में, और ग्रामर सेक्शन में हम लोग जाके 4-5 ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बस आज का काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला में ये सब तो वर्ड मीनिंग है, के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर सेंटेंस अरेंजमेंट आ रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे, राइट। 8 तक यहाँ पर जो आ रहा है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, बीच बीच में हम लोग ग्रामर का कुछ कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस पेज पे मान लीजिए, आइए आप लोग इस पेज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, राइट। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है रोहित वाज डैश व्हेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उन चारों में आप देख रहे हैं दिया हुआ है टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल्स हिमसेल्फ। लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप बाकी को भी देख लें, बाकी क्वेश्चंस को भी देखें, बाकी का जो ऑप्शन है उसका क्या मतलब है। तो फटाफट चलिए हम लोग बाकी के ऑप्शंस के मतलब भी आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिएगा,
तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला कटिंग द रेड टेप, अब इसका मतलब क्या होता है? कटिंग द रेड टेप होता है किसी काम को करने में अगर बहुत टाइम लग रहा है तो आपने उस काम को करने का टाइम घटा दिया, उसी को कहते हैं कटिंग द रेड टेप। सेकंड में है मतलब किसी काम को करने में फिजूल टाइम बर्बाद नहीं करना। सेकंड है इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब एक ही कश्ती में एक साथ सवार है आप कहीं पे, यानी एक ही हालत में। थर्ड जो सही आंसर है उसका मतलब क्या है? फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ, मतलब खुद से अपना काम करो। रोहित वाज टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ व्हेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। उसको बोला गया कि अपना लड़ाई खुद लड़ो, अगर फैमिली को कंसल्ट नहीं कर रहे हो तो फिर अपना खुद देखो। और फोर्थ, टोल्ड टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब होता है एक नई चेतना से किसी चीज को करना, एक नए तरीके से किसी चीज को शुरू करना, मतलब फिर से जिंदगी शुरू करना। ठीक है, अब आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि ये सिर्फ बैंक में पूछता है या एसएससी में पूछता है, ये तो हर जगह पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज। गौर कीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है ऊपर। अब इसको देखिए, इसको इम्प्रूव कीजिए। आंसर दिया हुआ है लेकिन एक्सप्लेनेशन की आपको फिर भी जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि इस 9th नंबर क्वेश्चन पे आप फोकस करें। राइट, बोलता है इंप्रूव करना है। I think you can have a piece of this cake, but not all of it. I have to save some for my mother. इसमें कोई इंप्रूवमेंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइन का ट्रांसलेशन है कि मुझे लगता है कि तुम एक केक पीस खा सकते हो केक का, बट नॉट ऑल ऑफ इट, लेकिन पूरा नहीं। ऑल ऑफ इट मतलब इस पूरा केक को तुम नहीं खा सकते। राइट, पूरा नहीं खा सकते, तो नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं और थोड़ा सा हम लोग वर्ड मीनिंग पे भी आते हैं, क्योंकि हम लोग साथ में वर्ड मीनिंग भी करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। तब भी क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द बिलीव दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी चेंज। ये बिलीव करना है कि इवेंट जो पहले से निश्चित है और चेंज नहीं हो सकता है, इसको क्या कहा जाता है? थर्ड ऑप्शन आपको मिल गया, फैटलिज्म। लेकिन ये तो आंसर तो है, याद कराना मेरा काम। फैटलिज्म को कहां से याद कीजिएगा? फैटलिज्म को याद कीजिए फेट से, FATE, फेट। फेट मतलब होता है डेस्टिनी, किस्मत, चांस, लक, और उसी से फैटलिज्म बना कि भाई फेट जो है, किस्मत जो है, उसको आप बदल सकते हैं। आप उसको नहीं बदल सकते। किस्मत जो लिख गया हो वही जो राम रचि राखा, तो ये फैटलिज्म हुआ, किस्मत पे भरोसा। अब देखिए 1 में हो रहा है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक तरह का फिजिकल मेंटल बीमारी होता है जिसमें लोग ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये फिजिकल मेंटल, एक जो ऑल्टरनेटिवली एबल्ड लोग जो होते हैं जिनको मानसिक रूप से विकलांग कहा जाता है, या जो मानसिक रूप से चैलेंज होते हैं, उनकी जो बीमारी होती है उनको ऑटिज्म का। सेकेंड में प्रिज्म दिया है। प्रिज्म मतलब आपको पता ही है क्या होता है। तो प्रिज्म होता है जैसे सनलाइट गुजरने पे वो 7 रंगों में बिखर जाता है। और 4 में चैज्म दिया है। तो चैज्म को तुरंत याद कर लो। चैज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज में जो गैप है, दरार है, दरार को कहा जाता है चैज्म। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। यहाँ पे फोकस करना 20 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर तो सब दिया हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने एक सेकंड, थोड़ा सा पेज आगे बढ़ गया है,
इसको ओपन कर रहा हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखने। देखिए 15, 16 नेक्स्ट, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 पे आपके सामने है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव। क्या बोल रहा है? My recent London trip was really special because I was being able to meet my nephew and his family after many years. अब भाई I was being able, इसको अंडरलाइन किया है। अब एक बात बताओ, कहां पर was के बाद अगर being आता है, was के बाद या is के बाद being कहाँ होता है? पैसिव में। जो लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़े हैं ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस, उनको पता है कि अगर हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव करते हैं तो वाज और बीइंग और उसके बाद बी3 आता है। लेकिन यहाँ पर वाज बीइंग के बाद बी3 नहीं है, एबल है, एडजेक्टिव है, तो ये पैसिव फॉर्म नहीं है। तो वाज के बाद बीइंग लगाने का कोई मतलब नहीं, तो बस बीइंग हटा दो। वाज के बाद बीइंग पैसिव में आएगा, ये तो एक्टिव लाइन है। वाज एबल, आई वाज एबल टू मीट, मैं एबल था। पैसिव तो नहीं है कि मुझे एबल किया गया था उसके द्वारा, तो जब पैसिव है ही नहीं तो वाज के बाद बीइंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। आंसर सेकंड आपके सामने बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए सेम स्पिरिट में। बोलता है राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ। तो अब याद रखना, यहाँ पर जो आंसर है टेकिंग अ टॉल ऑन, इसका क्या मतलब होता है? जब भी तुम बोलते हो टेकिंग अ टॉल ऑन, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जब भी तुम टेकिंग अ टॉल ऑन बोलते हो, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जब वो बोलते हो, यहाँ पे जो बोला जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हार्ड वर्क इज, सेकेंड ऑप्शन होगा टेकिंग अ टॉल ऑन हर हेल्थ। टेकिंग अ टॉल ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे बहुत ही खराब प्रभाव पड़ना, तो हार्ड वर्क उसके पूरे बॉडी पे बहुत ही खराब प्रभाव डाल रहा है। अब आइए अगला पेज में हम लोग जा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। कितना अच्छा वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन। एग्जैक्ट अपोजिट, आंसर तो आपको मिल गया एंटीथेसिस, लेकिन एंटीथेसिस का मतलब क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट तो है, लेकिन एक्चुअली इसको यूज कहाँ किया जाता है? एंटीथेसिस को यूज किया जाता है कि मान लो कि तुमने एक थ्योरी बनाया कुछ, कि भाई नोटबंदी बहुत ही 22 नंबर हम लोग देख रहे हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। हाँ, द एग्जैक्ट अपोजिट। तो एंड इसमें क्या दिया है आंसर? एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस कहाँ यूज होता है? एंटीथेसिस यूज होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक लॉजिक दिया कि नोटबंदी अच्छी, और फिर किसी ने बोला कि नोटबंदी खराब है, तो ये दोनों चीजें एंटीथेसिस एक दूसरे का उल्टा। लेकिन पहला में क्या दिया है? एनालॉगस। एनालॉगस मतलब क्या होता है? एनालॉजी से आया। एनालॉजी मतलब क्या होता है? किसी चीज का एग्जाम्पल देना। तो एनालॉगस मतलब किसी चीज का एग्जाम्पल हो गया। 3 में दे रहा है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस मतलब होता है किसी चीज को पहले से ही एनालाइज कर लेना। और 4 में दिया एस्थेट। एस्थेट मतलब होता है किसी का जो खूबसूरती होता है उसको समझना, एस्थेटिक जिसको बोला है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। It was quite a dash matter, but was escalated due to the media coverage. अब it was quite a dash matter, तो कैसा मैटर है? जो भी मैटर हो, आगे क्या बोल रहा है? But was escalated due to media coverage. ये उठ गया मीडिया के कारण, यानी अपने में ये बहुत उठने वाला नहीं था,
ये मैटर बहुत साधारण था, परंतु ये स्केलेट हो गया, बढ़ गया मीडिया के कारण। तो क्या होगा, पहला में वर्ड होगा जो मामूली बताए, ये मामूली मैटर है लेकिन बढ़ गया, तो आंसर ट्रिवियल सही है। ट्रिवियल का मतलब ये होता है मामूली, एकदम साधारण। लेकिन फर्स्ट में स्टिंजी दिया हुआ, उसका मतलब क्या है, स्टिंजी मतलब होता है कंजूस। थर्ड में घासली दिया है, उसका मतलब क्या है, घासली मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा, जिससे आपको नफरत हो या डरावना लगे और बहुत खराब लगे। फोर्थ में हम्बल, हम्बल माने विनम्र। अब एक वर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, बोल रहा है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब होता है किसी भी तरह का, पूरे लोकसभा में, विधानसभा में, असेंबली में आप कभी कभी देखते हैं पेंडेमोनियम हो गया। इसको कैसे याद करेंगे, पेंडुलम से याद कर लेते हैं। पेंडुलम इधर से उधर होता जाता है, इधर उधर हो रहा है। पेंडेमोनियम मतलब ये हो गया कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तितर बितर, इधर शोरगुल, इधर उधर भाग रहे हैं, कैओस हो रहा है। तो इसका ऑपोजिट बोलना है, तो ऑपोजिट हार्मनी होगा, हार्मनी शांति। क्योंकि टर्बुलेंस मतलब ये होता है बहुत तरह का, टर्बुलेंट मतलब कि बहुत ज्यादा चीख पुकार और बहुत ज्यादा उथल पुथल। एक्साइटमेंट मतलब भी होता है एक तरह का बहुत ज्यादा एनर्जी। और अप्रोर मतलब भी होता है किसी तरह का उथल पुथल। तो जो सही जवाब होगा, जो अपोजिट होगा, वो हार्मनी होगा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, और अब ये सेशन हम खत्म कर रहे हैं। और मैं, जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं, वो लोग जो ये सेशन रेगुलर करना चाहते हैं और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, वो एडमिशंस ले लें। आपको अभी तुरंत 2-3 मिनट के अंदर एक लिंक मिलने वाला है स्पोकन इंग्लिश का, हम लोग उसको भी शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज प्रेजेंट रहेंगे, मैं लिंक बस भेजने वाला हूँ। इस सेशन को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम आगे भी देखेंगे और नए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। पर थोड़ा सा आप ये कोशिश करें कि इस सेशन में और लोग जुड़े, इसलिए मैं अभी लिंक आपको भेज रहा हूँ और शेयर भी करने को बोल रहा हूँ कि बाकी से भी शेयर करें। अभी मैं पासवर्ड उतना नहीं डाल रहा हूँ, मैं लोगों को चाहता हूँ कि लोग जुड़े और देखें और हमारे साथ और संख्या में स्टूडेंट्स जुड़ते जाएं। तो जल्दी हम लोग इसको यूट्यूब ये सब पर भी करेंगे क्लासेस को, जूम के अलावा। तो अभी तो फिलहाल जूम पे चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, जो कि 1 घंटा का होने वाला है, स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू रवि, थैंक यू।